चलिए आज हम हाइड्रोजन परमाणु की एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के लिए व्यंजक ज्ञात करेंगे। ऊर्जा के लिए क्या ज्ञात करेंगे? व्यंजक ज्ञात करेंगे। इंग्लिश में लिख लो इसे, expression for the energy of electron in nth orbit of hydrogen atom, आपको लैंग्वेज में पिछले वाले में पढ़ा चुका हूँ, वही वाली दोबारा से लिखनी है। कहाँ तक लिखनी है समझो, प्लस जेडी की जी लिखवा दिया कल मैंने, क्या तुम्हें भाषा लिखवा दी थी इसकी? नहीं लिखवाई थी। माना देखो मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के सुना और बताता हूँ। लेट एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड चार्ज माइनस e इज रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट ऑफ रेडियस r विद वेलोसिटी v अराउंड न्यूक्लियस ऑफ चार्ज प्लस जेडी। हिंदी में से बोले तो माना एक देखो फिर से डायग्राम में कोई कमी नहीं है, दोबारा से कोई डायग्राम बनेगा अपना। अच्छा बताओ, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या होती है? उसकी वेलोसिटी होती है v, रेडियस कितनी होती है r, यहाँ पर m इसका मास, e इसका चार्ज, और जी हो गया इसका प्लस जेडी इसका न्यूक्लियस का चार्ज। आई बात समझ में? तो मैंने हिंदी में बोला, माना m द्रव्यमान और माइनस e आवेश का एक इलेक्ट्रॉन प्लस जेडी आवेश वाले नाविक के चारों ओर v वेग से गति कर रहा है या घूम रहा है। यहाँ तक नोट कर लोगी? करो, पर मैं इसके आगे थोड़ा धीरे धीरे लिखना चालू कर रहा हूँ, ठीक है? तब उसके नीचे लिख लेना, पहले इसके नीचे भाषा लिखना। तब एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। अच्छा, किसी भी पदार्थ पर दो प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, एक तो होती है गतिज ऊर्जा और एक होती है स्थितिज ऊर्जा। तो एनवी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी उसी में नाम दे देता हूँ En। क्या नाम दे देता हूँ? En। आज सुबह की बैच में डेरिवेशन हुई है En। तो बता यहाँ पे क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे गतिज ऊर्जा, एक तो होगी इसकी गतिज ऊर्जा और दूसरी क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा। दूसरी क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा। इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी और फिर है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी फिर है पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2mv² जो होता है। अब इसका फॉर्मूला हमने अभी डेरिवेशन किया नहीं है, जिस सेकंड चैप्टर के अंतर्गत था मैंने स्थितिज ऊर्जा की डेरिवेशन भी छोड़ दिए हैं। वैसे मैं आपको बताऊं तो इसका डेरिवेशन ये है 1/4πε0 जेडी। देखो जो भी चार्ज उसका आपको लिखना है, इसे माइनस भी लिखना पड़ेगा। बताओ क्यों? क्योंकि जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो एक अदिश राशि है। जब स्केलर क्वांटिटी होती है उसमें हम लोग क्या लेते हैं? उसका चार्ज का साइन भी लेते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे हम लोग स्केलर पोटेंशियल की बात कर रहे थे, विभव की बात कर रहे थे, तो वहां हम उसका माइनस चार्ज भी ले रहे थे, प्लस चार्ज भी ले रहे थे। तो यहाँ पर माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी है। अपॉन में होगा आर। देखो ऊर्जा और एनर्जी में कितना, ऊर्जा में, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं एनर्जी। ऊर्जा में जब अपन बात कर रहे हैं और कार्य में लगभग समानता होती है। तो कार्य जो आपने देखा होगा, कार्य क्या निकला था जब अपने W निकाला था? W क्या निकला था इसका बताओ? 1/4πε0। ये कार्य ही जो होता है ना वही ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। याद करो, Q0 अपॉन में R। कहाँ निकला था बताओ जी? जब हम विभव निकाल रहे थे तब भूल गए सब कुछ। बिंदु आवेश के कारण विभव ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अच्छा, 2 पॉइंट थे, एक और ये 2। इधर अपन ने क्या लिया था? Q लिया था। इधर क्या लिया था? Q0 लिया था। वो A से B पे पास कर रहे थे।
तो अपन इसके विभव को निकाल रहे थे, याद करो जब पोटेंशियल निकाल रहे तो दीदी निकल के आई थी डेरिवेशन। यहाँ पर ये डेरिवेशन जो वर्क की डेरिवेशन है वही किसकी डेरिवेशन होगी, यू की। आपको मैंने कई बार कहा है जो कार्य होता है वही किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो एनर्जी का फॉर्मूला होगा वो यही होगा। अब यहाँ पर तो क्यू और क्यू नॉट यहाँ पर थे, यहाँ पर क्या है बताओ मुझे, एक है जेडी और एक है ई माइनस का अपॉन में आर। आ गया समझ में। तो डेरिवेशन कहाँ से यूज किया है मैंने, सेकेंड चैप्टर से, पोटेंशियल वाले चैप्टर से। जी डेरिवेशन डायरेक्ट नहीं हुई है लेकिन आपके पास ये वर्ग की डेरिवेशन है। इसी वर्ग को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा में, यानी इस इंग्लिश में से बोले तो पोटेंशियल एनर्जी में। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखा, कोई गलती तो नहीं है इसमें। समझ में आ गया। 1/4πε0, क्यू की जगह क्या लिखेंगे जेडी, क्यू नॉट की जगह क्या लिखेंगे माइनस ई, आर क्या है की डिस्टेंस। ये चैप्टर कौन सा था, सेकंड। अभी कुछ बच्चे नए होंगे तो उन्हें समझ में इसलिए नहीं आया क्योंकि उन्होंने किया नहीं किया होगा तो समझ में कम आएगा। टेंशन मत लो, लेकिन धीरे धीरे सीख लोगे आप इन्हें। अब बताओ इसी में क्या मान लूं, इक्वेशन फर्स्ट, कोई दिक्कत यहाँ तक। अभी लिखना मत ही, देख लो पहले। अगर मैं किंतु बोर मॉडल के अनुसार, अच्छा बोर मॉडल के अनुसार गतिज संतुलन के लिए क्या होता है बताओ। बोर मॉडल के अनुसार गतिज संतुलन के लिए और डायनामिक इक्विलिब्रियम, गतिज संतुलन के लिए जब उसमें कौन सा पॉइंट आ गया बताओ पहले, जो पांचवा लास्ट वाला पॉइंट आ गया उसका, mv²/r किसके बराबर होता है, 1/4πε0 जेडी इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर। अब तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए सर यहाँ तुमने माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि बल एक सदिश राशि होती है, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में हम केवल क्या लेते हैं, उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, उसका परिमाण लेते हैं। समझ में आ गया सब लोगों को। अब बताओ मैं इसमें से एमबी एक आर से एक आर काट सकता हूँ, बताओ जल्दी से। एक आर से एक आर काट दिए तो यहाँ से क्या आ गया, mv² बराबर 1/4πε0 जेडी² अपॉन आर। इसे कहाँ रख सकते हैं, mv² को यहाँ पुट कर सकते हैं अपन, इस पूरे को हटा के यहाँ रख दें। चलिए लिखो इसे, mv² का मान, भाषा कहाँ से लिख रहे हो इंग्लिश मीडियम वाले, लिख ली पूरी वहां तक प्लस जेडी वाली, प्लस जेडी तक लिखना है, चार्ज प्लस जेडी लिख लिया यहाँ तक, सभी की लिख जानी चाहिए यहाँ तक। mv² का मान समीकरण 1 में रखने पर हो गया। इंग्लिश में बोलो इस लाइन को, बोल मैं दोनों ही पूरे ही बोल रहा हूं, मैं यहां से पूरी बोल दूं। देन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो मैं लिख रहा हूं, देन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन in nth orbit, in nth orbit, in nth orbit। तो En हो जाएगा, जी हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, शॉर्ट में लिख दो काइनेटिक एनर्जी, और जी क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। पूरा लिखना चाहो तो पूरा लिख लेना, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी। जल्दी जल्दी लिखो थोड़ा मेरे साथ में, समझ में आ रहा है टॉपिक। कौन सी यूनिट कनेक्ट हो गई इसमें, फर्स्ट है ना, फर्स्ट को जहां जरूरत पड़ रही है वहां हम ले रहे हैं यहां से। अब इधर लिखिए बट बाई अकॉर्डिंग, ऐसे लिखो बट बाई बोर्स मॉडल, बट बाई बोर्स मॉडल या अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल, एक ही बात है वो तो। बट बाई बोर्स मॉडल फॉर डायनामिक इक्विलिब्रियम, कॉमन आगे लिख देना, फॉर डायनामिक इक्विलिब्रियम, फॉर डायनामिक इक्विलिब्रियम। अच्छा ऊपर से डायग्राम हटा दूं क्या, नहीं हटाऊं, हटा दे तो इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ हाँ ऊपर तक ही रहेगा, उसके बाद तब लिखेंगे नीचे, घूम रहा है तक ही रहेगा वहां पे, कोई दिक्कत। अब इधर नीचे देखे सब लोग, इस वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, फर्स्ट में,
तो ई एन थोड़ा सामने देख लेना पहले, 1/2 mb स्क्वायर की जगह लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जेडी स्क्वायर अपॉन आर, जी डिब्बा हो गया खत्म। अच्छा इसके बाद ए प्लस लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जेड ई, देखो डायरेक्ट अपन ऐसे लिखना चाहे तो ऐसे लिख लो जेड ई माइनस ई अपॉन आर, कोई दिक्कत? मैंने केवल उतार लिया, केवल इस वैल्यू को पुट कर दिया, इसको उठा के वहां रख दिए मैंने। अब बताओ पहले हम उसको मल्टीप्लाई कर लें और उसे कैलकुलेट करते हैं। देखो जी वाली जो वैल्यू है पूरी की पूरी मैंने कहाँ उठा के रख दी बताओ, यहाँ पर। चाहो तो आप इसे इक्वेशन मान लो, वैसे आवश्यकता नहीं है, इसको इक्वेशन मानने की जरूरत नहीं है। अब देखिए सामने मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, सामने देखिए 1 का 1 से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा पूरा ये पूरा ऊपर का मल्टीप्लाई में है, तो बताओ क्या आएगा ऊपर मल्टीप्लाई हो गया जेड ई स्क्वायर आएगा, बताओ सही है? जल्दी बताओ जेड ई स्क्वायर आएगा क्या? ऊपर क्या आएगा? जेड ई स्क्वायर, जेड ई स्क्वायर नहीं आएगा। नीचे 4 दूनी 8 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर, देखना सही है क्या? प्लस, अच्छा प्लस और माइनस माइनस कर दे तो देखो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा ऊपर भी जेड ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर, कोई दिक्कत? अब मुझे एक बात बताइए, इसमें से एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा सर 8 पाई एप्सिलॉन 0 आर, जी आएगा एलसीएम। एलसीएम उसे कहते हैं जिसमें उन दोनों नंबर्स का डिवाइड चला जाए। तो देखो इसमें इसका डिवाइड भी चला जाएगा और इसका भी चला जाएगा, तो डिवाइड दो जेडी इसका एक बार जाएगा, ये पूरा डिवाइड एक बार जाएगा तो उसका एक का मल्टीप्लाई करो ऊपर जेड ई स्क्वायर, फिर उधर इधर देखो ये पूरा डिवाइड जाएगा 2 बार, तो ये 4 दूनी 8 होता है, तो 2 का उससे मल्टीप्लाई कर दो 2 जेड ई स्क्वायर, तो बताना ये क्या आ गया? माइनस का जेड ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन 0 आर। यहाँ हम आर की वैल्यू पुट कर देंगे, जो हम निकाले हैं पीछे याद करो, यहाँ हम क्या कर देंगे? आर की वैल्यू पुट कर देंगे, डेरिवेशन खत्म हो जाएगी। कठिन है, आर की वैल्यू पुट करनी है आपको, बस करो इसे। चलिए अब इसके आगे देखिए, आगे इसके आगे क्या होने वाला है उसे देख लो। अच्छा जी लिख लिया तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एमबी स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट, ये तो तुम्हें लिखना आना ही चाहिए। अब हम क्या करेंगे? किंतु बट में हमने पढ़ रखा आर की वैल्यू एप्सिलॉन 0 एन स्क्वायर एच स्क्वायर पाई एम जेड स्क्वायर। अतः समीकरण 2 से 10 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, जैसे इसमें रखोगे माइनस का जेड ई स्क्वायर, थोड़ा सामने देखना जो मैं बताने वाला हूं तुम्हें। अब 8 पाई एप्सिलॉन 0 ब्रैकेट के अंदर इसे मैं यूज कर रहा हूं, एप्सिलॉन 0 एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर। आपने नेक भी ध्यान नहीं दिया तो इनमें गलती होने की चांस ज्यादा है, यानी क्योंकि इसमें क्या मटेरियल ज्यादा होता है, पाई से पाई कट गया तो क्या हो जाएगा बताओ? मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, सामने देखना जी, जो नीचे वाली चीज दिख रही है आपको, जो ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो एम जेड और ई इससे मल्टीप्लाई होंगे। तीसरा नंबर किससे मल्टीप्लाई होता है? तीसरा फर्स्ट से। तो देखो एम यहाँ पर देखो माइनस लगी है पहले, तो फिर क्या लगाएंगे? एम, फिर जेड कितना हो जाएगा? जेड और जेड, सॉरी पहले एम तो लिखा ही नहीं है, जेड स्क्वायर, फिर ई की पावर 2 और ई की पावर 2, ई की पावर 4 अपॉन में 8 एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये आपका डेरिवेशन हो गया।
अभी इसमें लिखना चाहो तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए जेड की वैल्यू कितनी कर सकते हो, 1 कर सकते हो। चलो मैं आगे नेको बढ़ा दूं इसे। क्वेश्चन में लिखा है ना, बढ़ाना पड़ेगा अपन को। इसे लिख लेना बट 10 फ्रॉम इक्वेशन 2। हाइड्रोजन परमाणु के लिए हाइड्रोजन परमाणु के लिए 4 हाइड्रोजन एटम जेड की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो जैसे ही आप जेड की वैल्यू 1 रखोगे इसमें, तो बताओ En की वैल्यू क्या हो जाएगी। इसलिए En बराबर बताना En क्या हो जाएगा, m माइनस का m e की घात 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। यही हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र है। यहाँ कुछ थोड़ा सा चमक रहा है, थोड़ा बोर्ड, उसे मैं सही कर देता हूँ। देखिए अब सही है। यहाँ थोड़ा सा चमक रहा था, माइनस का m e की घात 4 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। लिख लो इसे यहाँ तक जल्दी से, यही लिख देना, यही अभिष्ट व्यंजक है। यही क्या होगा, अभिष्ट व्यंजक। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। अब मुझे एक बात बताओ, चलो थोड़ा सामने और देख लो। अगर m की वैल्यू, जी याद रखना जूल में निकला है आंसर, जी किस में निकला है आंसर, जूल में। अब ये इसकी ऐसा यूनिट जूल होती है, एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल। किंतु देखो एक बात समझो, चूंकि m की वैल्यू कितनी होती है, m की मैंने आपको एक दिन बताई थी 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg होती है। e की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 8.854 इंटू 10 की पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखो यूज हो रही है तो याद हो रही है, तो मैं समझ नहीं सकता। एप्सिलॉन 0 की जी वैल्यू है, क्या गलत हो रही क्या, पीछे चेक कर लेना आप लोग। अच्छा h की वैल्यू कितनी होती है, h की प्लैंक कांस्टेंट की 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। अब क्या करेंगे, इन सभी वैल्यूज को अगर इसका पुट कर दें और इन्हें सॉल्व करने बैठ जाएं, तो इसका जो आंसर आएगा उसे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं और उसे हम यूज करेंगे आगे फिर आई आसान में। तो इनमें रखेंगे पुटिंग दीज वैल्यूज इन द एक्सप्रेशन ऑफ En। आप ऐसे लिख सकते हो, En के व्यंजक में इन मानों को रखने पर En के व्यंजक में इन मानों को रखने पर पुटिंग दीज वैल्यूज इन द एक्सप्रेशन ऑफ En। तो बताओ ये लास्ट में जो En निकल के आया, डायरेक्ट लिख दूं मैं, याद करना है आपको। कैलकुलेशन करने बैठोगे तो तुम्हें मालूम है बड़े पड़ते हैं जी। क्या आता है कैलकुलेशन के बाद, 13.6 अपॉन में n स्क्वायर। और याद रखना जो जी अभी इलेक्ट्रॉन जूल में चल रहा था, अब जी किसमें हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट होती है, एक एनर्जी की जो छोटी यूनिट होती है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर किसी को यूज करना है तो मैं आपको लिखवा देता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ बीच में इसका डिवाइड दे देंगे उसमें। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये पेपर में ओटी में भी पूछा जाता है, ध्यान रखना सब लोग। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहाँ पूछा जाएगा, ओटी में भी। तो कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। कूलम मत कर देना क्योंकि तुम्हें याद है कूलम, यहाँ कूलम होता है ई की वैल्यू में, और यहाँ किसकी वैल्यू है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वोल्ट की
तो वहां पर जूल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, इसे मैं कराऊंगा तुम्हें आगे। क्या जी वाली? पुटिंग दीज वैल्यूज इन द एक्सप्रेशन ऑफ En। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर जो माइनस दिख रही है वो किस बात की प्रतीक है? माइनस से मालूम पड़ रहा है कि जैसे जैसे आप n को बढ़ाओगे वैल्यू बढ़ेगी नहीं, सॉरी बढ़ेगी। पहले देखो n की वैल्यू अगर ये इनवर्स में नीचे की ओर है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम क्या कहते हैं? जैसे जैसे आप n को बढ़ाओगे वैसे वैसे En कम होना चाहिए, लेकिन En कम नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि ये माइनस उसका अपोज कर रहा है। करके दिखाऊंगा मैं तुम्हें भी। अगर आप n को बढ़ाओगे तो En की वैल्यू इसके हिसाब से, एक्सप्रेशन के हिसाब से कम होनी चाहिए, लेकिन जो माइनस इस बात का प्रतीक है कि आप जैसे ही n की वैल्यू को बढ़ाओगे तो En बढ़ेगी, कम नहीं होगी। याद करो मैंने जब बोर मॉडल समझा रहा था तो एक कक्षा से दूसरी कक्षा में ले जा रहा था, तो जो दूसरी कक्षा से पहली में ले जा रहा था तो उसे क्या करना पड़ रहा था? उसकी एनर्जी ज्यादा थी तो एनर्जी रिलीज करके जाना पड़ रहा था। 1000 जूल माना था मैंने, 1000 से अगर 900 वाले में, बगल वाले में जाना तो 900 जूल करके जाएगा, तो 100 को क्या करेगा? रिलीज करेगा। और ऐसे ही अगर 900 वाले में से 1000 जाना चाहेगा तो उसमें क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि जो बड़ी कक्षा है, जैसे मैं कह रहा हूँ इस वाली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसकी एनर्जी कम है, और इसमें जो मूव कर रहा है उसकी एनर्जी क्या है? इसे चक्कर भी तो बड़ा लगाना है। अच्छा मैं कहूँ कि बड़ी परिक्रमा लगानी है तुम्हें, तो आपके पास एनर्जी ज्यादा होगी कि नहीं होगी? तुम खुद सोचो। गिरिराज जी की परिक्रमा छोटे बच्चों से लगवाएं, लग जाएगी क्या? नहीं लगेगी, क्योंकि वहां पर आपको ज्यादा पोटेंशियल चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए, और एनर्जी तभी होगी जब आप उसके परिक्रमा को लगाने की कुव्वत रखते हो। कुछ लोग देखे होंगे वैसे चल के नहीं, लोट के नहीं क्या करते हैं? परिक्रमा को लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? उनके पास वो पोटेंशियल है, अरे कर देगा, ऐसे नहीं कर पाएगा। तो जैसे जैसे कक्षा ऐसे बढ़ रही है मान लो, वैसे वैसे उसकी जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है? कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है। इस बात का प्रतीक है जी माइनस। आई बात समझ में? तो मैं लिखवा दूं इसे माइनस को, नीचे लिखो, यहाँ ऋण चिन्ह नीचे लिख लेना, इसी के नीचे यहाँ ऋण चिन्ह इस बात का प्रतीक है, यहाँ ऋण चिन्ह इस बात का प्रतीक है कि n के बढ़ने पर En का मान बढ़ेगा। n के मान को बढ़ाने पर, ऐसे लिखना, n के मान को बढ़ाने पर, दोबारा बोले, यहाँ ऋण चिन्ह इस बात का प्रतीक है कि n के मान को बढ़ाने पर, n के मान को बढ़ाने पर En का मान बढ़ेगा। n के मान को बढ़ाने पर En का मान बढ़ेगा। इंग्लिश में लिखो हियर ऋण को इंग्लिश में लिखेंगे निगेटिव। हियर निगेटिव साइन शोज दैट, लिखो जल्दी से मेरे साथ में, हियर निगेटिव साइन शोज दैट कॉमा, यानी दैट कैसे लिखो? दैट कॉमा लगाइए, ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ n, कॉमा लगाइए, फिर लिख रहा हूं ना डायरेक्ट, ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ n, on increasing the value of n, on increasing the value of n, comma, अब लगाओ यहाँ पे En increases। आई बात समझ में? जैसे जैसे हम n की वैल्यू को बढ़ाएंगे वैसे वैसे En क्या होगी? बढ़ेगी। जी इस माइनस के कारण हमें मालूम पड़ रही है, अभी हम करके देख लेते हैं। हाँ n की वैल्यू को देखो मैं करके दिखा रहा हूँ जी। तो किसके लिए? हाइड्रोजन परमाणु की किसी भी कक्षा के लिए। हम पहली कक्षा रख के देखते हैं। n की वैल्यू 1 रखते हैं इसमें, तो बताओ आंसर क्या आएगा? n की वैल्यू 1 रखेंगे तो, अगर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा? 13.6 ही आएगा माइनस में। फिर n की वैल्यू 2 रखती हैं, करके देख लेते हैं, ठीक है, मालूम पड़ जाएगा अपन को, कम नहीं होगा। देखो माइनस में छोटी संख्या जितनी आएगी वो बड़ी होती है। आई बात समझ में? तो इसीलिए इस माइनस से हमें मालूम पड़ेगी वो चीज। चलिए देखते हैं, अब नीचे लिख लो, चाहे तो नोट में लिख लो या इसी क्वेश्चन में लिखा दो। देखो मेन तो डेरिवेशन आपको यहीं तक है, पेपर में आए तो यहीं तक छोड़ देगा, लेकिन अब नोट में लिखने का मतलब ये कि इनमें पेपर में डायरेक्ट पूछ लेगा कि हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी कुल एनर्जी कितनी होती है? तो माइनस से कितना होता है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए लिखते हैं,
हाइड्रोजन परमाणु की, नोट कर दो मैं यहाँ पे नोट हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा में, पहली का मतलब n की वैल्यू कितनी लगेंगे, पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बताना क्या होगी, E1 इसमें रखना है, इसमें माइनस का 13.6, n की वैल्यू कितनी है 1, काटोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 13.6 ही आएगा। जी आंसर किसमें है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किसमें है आंसर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यहाँ तक कोई दिक्कत, पेपर में झूल मत कर देना, इसे कितना लिखोगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये पहला आंसर आ गया। दूसरा देख लो, तथा इसकी दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या हो सकती है उसे देख लेते हैं। E2 बराबर माइनस का 13.6 अपॉन में 2 की पावर 2, और जी किसमें होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। माइनस का 13.6 दो दूनी 4, 4 का डिवाइड देना इसमें, 4 तिया 12, फिर 4 चौक 16, यानी 4 चौक 16 होगा। माइनस का 3.4, बताओ कौन सी बड़ी है इनमें से, अब जी वाली बड़ी है ना। तो E2 यानी सेकंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसकी एनर्जी ज्यादा है। यहाँ तुम्हें स्पष्ट दिखना चाहिए कि E2 की वैल्यू E1 से बड़ी है। बताओ E2 की वैल्यू E1 से बड़ी है कि नहीं। तो मैं जैसे जैसे हम ऑर्बिट को आगे बढ़ रहे हैं, ऑर्बिट में आगे बढ़ रहे हैं, तो एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक क्या हो रही है, बढ़ रही है। समझ में आ गई। कंफ्यूजन किस बात से हो रही है, अपन को समझ में आ रही है एक बात, इस n के अपोजिट से। लेकिन इस माइनस ने भी तो कुछ बोला होगा, तो ये माइनस क्या करेगा, उसकी एनर्जी को बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। समझ में आ गई। अगर ये माइनस नहीं होता तो डेफिनेटली है कि कम होती, लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस लगा है, तो माइनस इस बात का प्रतीक है कि एनर्जी कम नहीं होगी, बढ़ेगी। जैसे जैसे आप ऑर्बिट में आगे बढ़ोगे वैसे तो कम होगा, सीधी सी बात है वो। तो क्लियर हो गया सभी को, कर लो इसे नोट। आज के लिए इतनी रहने देते हैं। मुझे उम्मीद है आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।